नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य और तमाम कलाएं एक दूसरे से बहुत कुछ ले सकती हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे आपस में बोले बतियाएं, उनके बीच निरंतर संवाद बना रहे, क्योंकि संवाद के अभाव में वो सिमटने लगती हैं, उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है या फिर वो एक आयामी हो जाता है। रचना संसार की इस अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या हिंदी के लेखक बाल साहित्य को कमतर मानते हैं? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं दिव्यक रमेश, क्षमा शर्मा और पल्लव। वरिष्ठ कवि और जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में अंग्रेजी में हियर एंड हियर आफ्टर निर्मल वर्माज लाइफ इन लिटरेचर के शीर्षक से आई निर्मल वर्मा की जीवनी पर बात करेंगे और अंत में होगी सुप्रसिद्ध कथाकार एवं कवि शेखर जोशी को प्रियदर्शन की श्रद्धांजलि। यह आमतौर पर माना जाता है कि हिंदी में अच्छा बाल साहित्य कम लिखा गया है और बहुत कम लिखा जा रहा है, जबकि दूसरी भाषाओं में बड़े बड़े लेखक बच्चों के लिए कविताएं, कहानियां लिख रहे हैं। आखिरकार हिंदी में स्थिति क्यों है? क्या हिंदी भाषी बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ना नहीं चाहते, उनकी इसमें रुचि नहीं है, या फिर वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन लेखक उनके लिए लिखते नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के लिए लिखना उन्हें लगता है ये कमतर लेखन होता है, इसका कोई खास महत्व नहीं होता है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान हैं जो लगातार बाल साहित्य पर काम करते रहे हैं। हमारे साथ दिव्यक रमेश हैं, क्षमा शर्मा हैं और पल्लव हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। क्षमा जी, आपसे शुरू करता हूं मैं। मेरा पहला सवाल है कि यूं तो बाल साहित्य की कमी का रोना बरसों से रोया जाता रहा है हिंदी साहित्य में, खास तौर पर उसके बहुत सारे कारण भी बताए जाते रहे हैं, लेकिन क्या इसको सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि हमारे लेखक बच्चों के लिए लिखने को कमतर लेखन मानते हैं? उनको लगता है कि ये बहुत साधारण लेखन है, ये गैर जरूरी लेखन है, और अच्छा लिखना तो वो होता है जिसमें आप कहानियां रचें, उपन्यास रचें, बड़ों के लिए कविताएं लिखें। ये सवाल आपने मुझसे किया? जी। अच्छा। अक्सर मैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और जो मेरा अनुभव है उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए किताबें नहीं लिखी जाती हैं। बहुत किताबें लिखी जाती हैं, वो खूब बिकती भी हैं। अगर इसे अन्यथा न लिया जाए तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने मेरी बहुत सी किताबें छापी हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में, एक महीने में उन्होंने 90,000 प्रतियां छापी थी उनकी। तो ऐसा, और नेशनल बुक ट्रस्ट की सारी ही किताबें काफ़ी अच्छी बिकती हैं, या अन्य जो प्रकाशन विभाग है या अन्य संस्थान है, बच्चों के लिए खूब लोग लिखते भी हैं। और जो मेरा पत्रकारिता का और बच्चों की पत्रिका से जुड़ा अनुभव है वो इस बात को नहीं कहता है जो ये कहा जाता है कि बांग्ला और मलयालम में या अन्य भारतीय भाषाओं में तो बड़े लेखक बच्चों के लिए खूब लिखते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं है। जो मेरा अनुभव है वो इसे नहीं मानता है, क्योंकि जिस पत्रिका में मैंने काम किया उस दौर के जितने भी बड़े लेखक, जिनको आप बड़े लेखक कहते हैं, जिनको बहुत प्रसिद्धि मिली है, यश मिला है, उसमें बहुत से नाम जैसे कि यादव जी हैं, या भीष्म साहनी जी हैं, या मन्नू जी हैं, या चित्रा जी हैं, मैत्रेयी जी भी, या अन्य बहुत से नाम, कविता की दुनिया में भी सर्वेश्वर जी या दिनकर जी, ये सब, उन सब ने खूब लिखा। मनोश्याम जोशी या कमलेश्वर जी, उन्होंने भी। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये चूंकि
वो दौर है, या आज से 50 साल पहले से ये दौर चल रहा है, आज कुछ ज़्यादा है, कि जिसकी चर्चा मीडिया में हो जाए, जिसके बारे में अखबार में कुछ छप जाए, तो वो ज़्यादा मान्यता प्राप्त होते हैं और उनकी चर्चा होती है। क्योंकि बच्चों के जो लेखक हैं, आपने जो शुरू में कहा, वो मैंने महसूस किया कि जो बच्चों के लिए लिखते हैं, उनके बारे में एक धारणा ये बना ली जाती है कि बच्चों के लिए लिखते हैं। जो बड़ों के लिए सफल नहीं हुआ, वो बच्चों का लेखक बन गया। जी धारणा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मीडिया में भी आपने देखा होगा कि एक समय था कि बच्चों के लिए रचनाएं छपती थी, एक पन्ने में कुछ जगह तो होती थी। कोरोना के दौर ने इसको खत्म कर दिया है। आज अखबारों में भी बच्चों के लिए, उनके साहित्य के लिए, उनकी कविताओं के लिए, उनकी कहानियों के लिए, उनके बनाए चित्रों के लिए कोई जगह नहीं दिखती। बच्चों की पत्रिकाएं भी लगभग जो, बल्कि मैं कहूँगी कि मैं जब बच्ची थी तब जो पत्रिकाएं निकलती थी, अब उनकी संख्या लगातार कुछ कम। बड़े संस्थानों के बारे में कह रही हूँ, उनकी संख्या, चंदा जी मामा बंद हो चुकी है, नंदन बंद हो गई, पराग बहुत पहले बंद हो चुकी है, बाल हंस के बारे में जी मुझे बताया गया बंद हो गई। तो वो पत्रिकाएं बंद होती जा रही है, और उसकी वजह ये है कि हमारे जो समाज है उसमें बच्चों की स्थिति एक तरीके से माँ बाप के छत्र छाया में रहने की है। माता पिता ही खरीदार है दरअसल। तो बच्चों की पत्रिका या बच्चों की किताबें माता पिता ही जी खरीदते हैं, तो सब मान क्षमा जी, लेते हैं कि हम अरे, जी सब हम मान इस लेते विषय को, सॉरी, आप कंप्लीट कर ली। हाँ, सब मान लेते हैं कि भाई माता पिता हैं, वो देख लेंगे, खरीद लेंगे। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात ये है कि राजनीतिक दल, किस राजनीतिक दल के हम इस मैनिफेस्टो पे, में क्षमा जी, बच्चों इस पर हम का आते हैं जिक्र अभी, है? लेकिन पहले जी, वो पहले प्रश्न का मैं जवाब और लोगों से भी ले लूं। दिव्य जी, जी, क्षमा जी का कहना है कि सारे बड़े लेखक लिख रहे हैं, फिर ये धारणा क्यों बनी हुई है कि बड़े लेखक बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं? क्या ये दुष्प्रचार है बड़े लेखकों के खिलाफ? क्या हिंदी में बच्चों के लिए बड़े लोगों के द्वारा लिखा गया प्रचुर साहित्य उपलब्ध है और वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये शिकायत हो रही है? अनम्यूट कर लीजिए आप। जी आपके प्रश्न के दो भाग हैं। एक ये है कि बड़ों के द्वारा बच्चों का साहित्य लिखा जा रहा है या नहीं, और दूसरा प्रश्न है कि वो पहुंच रहा है कि नहीं बच्चों तक। जहां तक बच्चों के पास पहुंचने की बात है, वो काफी हद तक चिंताजनक बना हुआ है। कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, मैंने अभी, क्षमा ने बहुत सारी चीजें, संदर्भ बताए बंगला साहित्य के बारे में। मुझे कोई शक नहीं है कि आज हिंदी का बाल साहित्य भी उत्कृष्ट है और टक्कर ले सकता है, लेकिन ये भी सच है कि खासतौर से बंगला और मराठी का बाल साहित्य हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, पहले से अच्छा रहा है। और मराठी में एक परंपरा ये रही है कि चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे कोई इस तरह का अवसर हो, वहाँ पुस्तकें भेंट करने का की एक प्रथा है, जो कि हिंदी बेल्ट में ना के बराबर है। अगर आप हिंदी बेल्ट में तो पुस्तक लेके दे भी दें, तो ऐसी मानसिकता बनाई गई है कि ना बड़ों को पसंद आता है ना बच्चों को। उनको उपहार में क्या चाहिए, ये मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों की पहुंच कैसे होगी? ये तो यानी कोई संस्कार ही नहीं है, पुस्तक संस्कृति जिसको कहते हैं वो नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये भी एक मानी हुई बात है कि बच्चा अपने बड़ों को का अनुकरण करता है, देखता है उनको। ये ठीक है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सीधे-सीधे भी वहाँ से लेता है, लेकिन अगर लेकिन घर में, दिव्य जी माफ कीजिएगा, मूल प्रश्न ये है कि क्या हिंदी के लेखक पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए लिख रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा वो एक हमारे यहाँ सेंटेंस, परंपरा एक रही है और वो जी, परंपरा समृद्ध हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जब बाल साहित्य की आप बात करते हैं, तो कुछ तो ऐसा है जिसको हमारे मान्य बाल साहित्यकार के जो मान्य समीक्षक और उनको उनके जानकार हैं, उन्होंने एक गड़बड़ी तो की। वो गड़बड़ी ये की कि उन्होंने बड़ों के साहित्य में से कुछ ऐसा साहित्य निकाला
जिससे उन्होंने कहा कि ये बाल साहित्य हो सकता है। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां पाठ्यक्रमों में बाल साहित्य के नाम से पढ़ाई जाती। ये तो बाद में पता चलता है कि प्रेमचंद ने खास तौर पर भी बच्चों के लिए लिखा था। जंगल की कहानियां जो है आज सबके पास उपलब्ध है। जंगल की कहानियां प्रेमचंद जी ने बच्चों के लिए लिखी थी। आज ये सबको मालूम है कि पहला बाल उपन्यास प्रेमचंद ने ही लिखा था। यानी ये तो इतिहास सिद्ध बात है। अमृतलाल डागर की इतनी मोटी किताब जो है बाल साहित्य की उपलब्ध है आज राजकमल प्रकाशन से। सर्वेश्वर जी का नाम, सर्वेश्वर जी उन बड़े लेखकों में है जो मेरी निगाह में अपवाद भी है। अपवाद इस दृष्टि से है कि सर्वेश्वर जितने बड़ों की दुनिया में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है उतने ही वो बाल साहित्य में भी है। एक बात की और संकेत किया जो क्षमा ने, वो बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ जो नियामक होते हैं या जो आलोचक होते हैं वो बस खांचों में डालने की आदत उनकी होती है। वो संपादक भी ले लीजिए, आलोचक भी लीजिए, समीक्षक भी ले लीजिए। मसलन कहीं ये प्रसारित हो गया या कहीं ये लग गया। अब ये माफ कीजिएगा, मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं मुकेश कि जो जिस पे विवाद भी हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि एक छाप लगाने की बड़ी हुआ है कि दिव्यक रमेश बड़े अच्छे बाल साहित्यकार हैं। वो दिव्यक रमेश ने जो कविताएं लिखी हैं वो भाड़ में जाएं। दिव्यक रमेश ने जो आलोचनात्मक काम किया वो भाड़ में जाएं। दिव्यक रमेश ने जो अनुवाद किए वो भाड़ में जाएं। वो तो बाल साहित्यकार है और इस बात के लिए वो कटिबद्ध रहते हैं। यानी आपको चाहे किसी बड़े से बड़े कवि ने पसंद किया हो, चाहे बड़ी से बड़ी पत्रिकाओं में आप छप चुके हो, लेकिन हिंदी जगत में आपको मान्यता नहीं देंगे। आप कविता भेजेंगे, आप बाल साहित्य पे कुछ भेज दीजिए ना। यानी और उसके पीछे एक तो उसके पीछे पूर्वाग्रह भी काम करते हैं। मुझे कहने नहीं दीजिए, बहुत बार पूर्वाग्रह काम करते हैं। वो एक गुट बने हुए हैं। दुर्भाग्य से थोड़ा थोड़ा गुट ये बाल साहित्य में बनने लगा कि इनको इस खित्ते में आने मत दो, भगाते रहो। मैं खुद जो है बाल साहित्य में बड़ों की दुनिया में पहले ज्यादा चर्चित हुआ था और नंदन पत्रिका के ही कहने पर मैं बाल साहित्य में आया था। उसमें लंबी बहस हो जाएगी, समय नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, मैंने बहुत जगह लिखा है। लेकिन बाल साहित्य मुश्किल क्या है कि हम बड़े भी, हम में से बहुत सारे बड़े हैं जो उत्कृष्ट बाल साहित्य लिख रहे हैं। बहुत बाद में आकर के विनोद कुमार शुक्ल ने लिखना शुरू किया। विनोद कुमार शुक्ल बहुत प्रतिष्ठित हो चुके थे बड़ों साहित्य में, तब वो बाल साहित्य की तरफ, कैसा बाल साहित्य मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उनको पढ़ा है, उनके उपन्यास को भी पढ़ा है, उनकी कहानी को भी पढ़ा है, अलग बात है। लेकिन मैं आपको कितने ही नाम और गिना सकता हूं जिन्होंने बड़ों के साहित्य, प्रकाश मनु ने का दिल्ली उपन्यास की तारीफ विष्णु खरे ने की थी खूब, उन्होंने वो भी लिखा। लेकिन आज प्रकाश मनु के बारे में बात करते ही आएगा, अरे क्योंकि उन्होंने बाल साहित्य का इतिहास लिख दिया, उससे प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, तो प्रकाश मनु केवल बाल साहित्यकार है। तो माफ कीजिए, एक विशेषांक निकला था, मैं दिखा देता हूं, कथा, इसको आप पढ़िएगा। कथा पत्रिका ने निकाला था, अनुज इसके संपादक थे, बाल साहित्य आलोचना विशेषांक। ये कटु सत्य है कि हमारे इतिहासकारों ने तो उपेक्षित किया ही बाल साहित्य को, आलोचकों ने तो आज तक किया हुआ है। इसमें महेंद्र पांडे, अशोक वाजपेयी। दिव्यक जी थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। मैं उसी विषय पे मुकेश ला रहा हूँ आपको, लंबा हो गया थोड़ा सा जी। हाँ, अच्छा मैं एक सेंटेंस में बता देता हूँ ये बात करके कि ये इन लोगों ने स्वीकार किया है। मैं और विशेषण देना चाहता, हम तो बाल साहित्य पढ़ते ही नहीं है। आप नामवर जी का भी इसमें, नामवर जी ने थोड़ा भाषा के बारे में भी लिखा, हम बाल साहित्य पढ़ते ही नहीं है। ये बड़े जो बड़ों का बाल साहित्य आपके सामने कैसे आएगा, या बाल साहित्यकारों का साहित्य आपके सामने कैसे आएगा मूल्यांकन के स्तर पर, जब जिनको आप प्रोधा मानते हैं, जिनको साहित्य के वाहक मानते हैं, वो साफ कह रहे हैं हम तो पढ़ते ही नहीं, हम क्या करेंगे जी। लेकिन पल्लव जी साहित्य है। मैं आता हूँ, क्षमा जी, पल्लव जी से मैं पहले टिप्पणी ले लेता हूँ।
पल्लव बस जी। एक बात जी कहना चाहती हूँ, पल्लव जी का स्वागत है। वो दिव्यक जी ने जो कहा ये बहुत हद तक सच है। अभी जब साहित्य अकादमी मिला मुझे बाल साहित्य के लिए ही, तो कई इंटरव्यूकारों ने मुझसे पूछा कि अरे आप तो बड़ों के लिए भी बहुत लिखती हैं, लेकिन वो पक्ष बाल साहित्य के कारण पीछे रह गया है। जी उनकी बात से मैं जी। सहमत। खैर पल्लव जी, ये खतरा तो रहता है कि आप जो जिस तरह का साहित्य ज्यादा लिखने लेते हैं, ये तो हर जगह होता है। एक फिल्मों में आप एक चरित्र निभा देते हैं तो पता चला उसी तरह के रोल आपको मिलने लगते हैं और आपकी वो पहचान भी बन जाती है। लेकिन मुख्य रूप से मैं इस विषय को थोड़ा सा ज्यादा पिन पॉइंटेड करना चाहता हूँ कि दिव्यक रमेश जी लिख रहे हैं, क्षमा शर्मा जी लिख रही हैं, हो सकता है कुछ और बड़े साहित्यकार हैं जो लिख रहे हो, लेकिन हम उस तरह से बड़े साहित्यकारों को लिखते हुए नहीं पाते हैं बच्चों के लिए। बहुत चंद नाम हम ले सकते हैं। ये परंपरा हिंदी में नहीं रही है अच्छी, और इसकी शिकायत हम बरसों से करते रहे। तो क्या इसकी वही वजह नहीं है कि हम उसे कमतर मानते रहे? आलोचक जिनकी जिक्र किया दिव्यक जी ने, वो उसको कमतर मानते रहते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, उसको नोटिस में नहीं लेते हैं। और फिर लेखकों में भी ये कुंठा पैदा होती कि मुझे तो बाल साहित्यकार बना दिया, जबकि मैं तो सारा कुछ लिख रहा हूँ, उसको किनारे कर कुंठा दिया। जी कुंठा की बात नहीं है, एक मिनट कुंठा नहीं क्षमा जी, है। क्षमा जी, एक मिनट। हाँ पल्लव जी, हाँ 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 हाँ, पल्लव जी पल्लव बोलिए। जी। जी जी। मैं बोलता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपकी बातों से कतई सहमत नहीं हूँ। जिनको आज हिंदी में हम बड़ा लेखक मानते हैं, मैं ऐसे 5 लेखकों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने पहले दर्जे की बाल साहित्य की बढ़िया किताबें लिखी है। मैं नाम लेके बात करूंगा। गुलजार, उनको हिंदी का मान है, उर्दू का मान है। मैं नाम लेके बात करूंगा असगर वजाहत, मैं नाम लेके बात करूंगा स्वयं प्रकाश, मैं नाम लेके बात करूंगा प्रियमवत। विनोद कुमार शुक्ल का नाम दिव्यक रमेश जी ने अभी ले ही लिया है। असल में ये गड़बड़ कहाँ होती है, क्यों होती है, उस पर अगर जल्दी से मैं कुछ बताना चाहूं तो होता क्या है कि आलोचना, अध्ययन, अध्यापन, अकादमिक जगत, ये लोग अपनी सुविधा के लिए कुछ खांचे बनाते हैं। उनकी मजबूरी है ऐसा करना। दिव्यक रमेश जी और क्षमा शर्मा जी के साथ तो जो अन्याय हुआ, सूरदास के साथ न्याय कौन करेगा? सूरदास को आपने बाल वात्सल्य का कवि मान के खत्म कर दिया, जबकि सूरदास केवल वात्सल्य के कवि नहीं है, उनका साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। लेकिन अब आपको एक सुविधा होती है ऐसा कहने में, एक बात। दूसरी बात ये कि ऐसा होने के कुछ कारण बाल साहित्य की दुनिया में भी रहे। वो क्यों रहे उसका जो मैं समझ पाता हूँ वो ये कि लगातार पिछले 15-20 सालों को छोड़ दीजिए, उसके पीछे का एक दौर मैं याद करता हूँ जब मैं बच्चा था। जयप्रकाश भारती के संपादन में नंदन आती थी। मैं अगर उन सारे पुराने अंकों को याद करता हूं तो उन्होंने कभी संभवतः इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं किया कि नए बड़े अच्छे हमारे समय के जो जिनको मुख्य धारा का लेखक माना जाता है, जिनको प्रतिनिधि लेखक माना जाता है, मुख्य धारा जैसी चीज नहीं होती है, प्रतिनिधि लेखक माना जाता है अपने समय का, उनको लिखवाने के लिए वो कोई प्रयास करते। लेकिन ये दृश्य मैंने बदलते हुए देखा है 2000 के आसपास से, 2005 के आसपास से। चकमक पत्रिका के आने के बाद में उन लोगों ने सायास हिंदी के लेखकों से लिखवाया, आग्रह करके लिखवाया। जिन लेखकों के अभी मैंने नाम लिए उनमें से ज्यादातर लेखकों ने चकमक और बाद में साइकिल के कहने से लिखा। तो अब वो स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। तीसरी और आखिरी बात यह कि सबसे रोचक और अच्छी बात आपको बताता हूं मुकेश जी, जितना पैसा बाल साहित्य में है उतना बड़ों के साहित्य में भी नहीं है। आप कायदे की बच्चों की किताबें अगर लिखते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से आपकी किताब छपती है, जितनी आप जीवन में 10 उपन्यास लिख के नहीं कमा सकते, उतना एक बच्चों की अच्छी किताब लिखकर आप नेशनल बुक ट्रस्ट से साल भर में आपको रॉयल्टी मिलती है। तो बहरहाल मैं बात को समेटते हुए इतना सा कहना चाहता हूँ कि ये जो धारणाएं बनाई गई हैं, ये अपनी अपनी सुविधा से, अपनी सुविधा, और कई बार हम लोग एक कल्पित यथार्थ को, एक कल्पित आग्रहों को मानकर कुछ चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आखिरी बात इसके अंदर एक और बताता हूँ। असल में जो जिम्मेदारी आलोचना की, जिस पर थोड़ा सा इशारा मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने किया, अब आलोचना का तो क्या कहा जाए, जब कविता के साथ न्याय नहीं कर पाए, कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाए, उपन्यास की आलोचना के साथ न्याय नहीं कर पाए,
तो बच्चों के साहित्य की आलोचना का तो कोई अता पता ही नहीं है, उसके साथ न्याय कौन करेगा? तो अन्याय तो बहुत बहुत है जिस पर लंबी बात हो सकती है। जी, लेकिन श्यामा जी, आप जो कहना चाहती थी वो भी कहिएगा, लेकिन दिव्य जी ने भी ये इस तरफ इशारा किया है कि जो स्थिति बांग्ला और मराठी साहित्य में है वैसी हिंदी में नहीं है। अभी तस्वीर बदली है, पल्लव बता रहे हैं, पल्लव जी बता रहे हैं, आपने भी बताया, दिव्य जी भी कह रहे हैं कि बड़े लेख को लिख रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, कुछ भाषाओं में लगातार इस तरह की चीजें होती रही हैं। ठीक है, बच्चों में पढ़ने पढ़ाने की, घरों में पढ़ने पढ़ाने की एक संस्कृति रही है, वो हिंदी पट्टी में नदारद रही है, वो भी एक हमारा सतत उसको लेकर चिंता और रुदन रहा है। लेकिन क्या ये फर्क हम लोग हिंदी के लोग मानते हैं कि इस तरह की भाषाओं में, उन भाषाओं में जिस तरह का लिखा जा रहा है, हिंदी में क्यों नहीं लिखा जाता? वो अभी जैसे साथी वक्ता कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझती कि ऐसा है। और पल्लव जी ने जो कहा उससे मेरी थोड़ी सी असहमति है। भारती जी ने बहुत लेखकों से लिखवाया। भीष्म सानी जी भारती जी के समय में ही छपे हैं, सर्वेश्वर जी भारती जी के समय में छपे हैं, जोशी जी, मनोश्याम जोशी जी, हिमांशु जोशी, कमलेश्वर, सबसे। और बहुतों के पास तो रमेश बख्शी जी, मैं ही बहुतों के पास गई थी उनसे आग्रह करने के लिए कि आप हमारा नंदन का नवंबर का विशेषांक होता था, उसके लिए कहानी लिखवाने के लिए। नासिरा जी, उन्होंने बहुत कहानियां लिखी है। मैत्रेयी जी भारती जी के समय में छपी। मृदुला जी, चित्र मुदगल, तमाम, कृष्णा जी, कृष्णा अग्निहोत्री, सभी। ऐसा नहीं है। शायद एक ये भी बात है ना कि जैसे हम सबकी एक सीमा भी है कि मैं हर चीज नहीं पढ़ सकती, मुझे हर चीज पढ़ने का न समय है और न वो है, चीजें पहुंचती भी नहीं है कई बार अपने पास। और हिंदी पट्टी का ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आप लोग ऐसा कहते हैं। अगर पढ़ने की आदत नहीं है बच्चों में, मैं छोटे छोटे शहरों में जाती हूँ, बुक फेयर्स में भीड़ लगी रहती है। तो ये धारणा क्यों बनी है कि अगर बच्चे पढ़ते नहीं है, मान लीजिए, तो किताबें बिकती कैसे हैं? अगर किताबें बिकती नहीं है तो एक जो किताब छपना कोई चैरिटी नहीं है, माफ कीजिएगा, सेवा नहीं है, सीधा मुनाफा चाहिए। नहीं तो अगर किताबें बिकती नहीं है तो छपती कैसे हैं बच्चों की किताबें? तो ये पता नहीं, मैं नहीं जानती कि ये अवधारणा क्यों बनी हुई है। और जो मैंने पहले भी कहा कि मलयालम, मराठी या बांग्ला या अन्य भाषाएं, आप कह सकते हैं कि अनुवाद के जरिए वो प्रकाश में आ गई हमारे सामने, ये बात भी है। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि मुझे अभी तक नहीं लगा कि और नंदन के अपने अनुभव के दौरान तो हम बड़े बड़े लेखकों के पास जाते तो बड़े शौक से लिखते थे। हाँ, ये बात अलग है, ये मैं आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ, मान सकती हूँ कि वो अपनी तरफ से ना लिखना चाहे, ठीक है ना, लेकिन वो लिखते थे और सब बहुत शौक से लिखते थे, खुश होकर लिखते थे। फिर हमें बताते भी थे कि ये पत्र आया मेरे पास, ये हुआ, वो हुआ। तो एक ये अवधारणा शायद थी कि कैसे बच्चों की किताबें बिक जाती। दिव्य जी की इतनी किताबें बिकती हैं कैसे, अगर बच्चे पढ़ते नहीं है तो ये मैं पता नहीं क्यों, मुझे लगता है क्योंकि मैं छोटे शहरों में जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, मुझे तो नहीं। हाँ, ये महानगरों को देख के शायद हम कहते होंगे, महानगरों की कल्चर में नहीं है। मेरे एक मित्र ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर किताबें भेंट में दी थी तो ना पसंद आया लोगों को, जैसे दिव्य जी कह रहे थे। तो शायद मैं, अच्छा, फिर बच्चों का एक्सपोजर दूसरी चीजों से भी है। अब अगर वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर सत्यजीत रे की कहानियां देख रहे हैं, या गुलजार की कुछ लिखा सुन रहे हैं, या दिव्य जी की कविताएं सुन रहे हैं, या किसी और की कहानी सुन रहे हैं, तो वो भी पढ़ना ही हुआ एक तरीके से, वो भी पढ़ना है, उस लेखक को जानना है जी। तो दिव्य जी, ये धारणा फिर मिथ्या माने हम कि हिंदी के लेखक बाल साहित्य रचना नहीं चाहते, या उनकी उसमें दिलचस्पी ही नहीं है, लिखा जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, ये एक मिथ्या धारणा जो बन गई थी वो हम लोग अपने दिमाग में लेकर ढो रहे हैं उसको। देखिए, जयप्रकाश भारती जी अक्सर कहा करते थे कि आप देखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाल साहित्य में क्या हो रहा है।
जानकारी का बड़ा अभाव। बच्चे पढ़ रहे होंगे, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, उनको बड़े कितना प्रोत्साहन करना अलग बात है, लेकिन मुश्किल यह है कि सच्चाई, कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर साहित्यिक परिदृश्य में कुछ लोग ऐसे अपने आप को मान लेते हैं कि हम जिसको जब तक रेखांकित नहीं करेंगे, जब तक उल्लेखनीय नहीं कहेंगे, तब तक वो हिंदी साहित्य का लेखक नहीं हो सकता। ये जो चीज है, यही है। मैं क्षमा का शुक्रगुजार हूँ, ध्यान दिलाया इन्होंने, कि मुझे अजीब लगा जब पल्लव ने कहा कि जयप्रकाश भारती जी ने कहा, जयप्रकाश भारती वर्सेज हरिशंकर देवसरे, आज भी शेष पत्रिकाएं वर्सेज चकमक, साइकिल, और ये है सुशील शुक्ल मेरे अच्छे मित्र हैं, साइकिल में भी छपा हूं, चकमक में भी छपा हूं, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं कि एक ये खांचे बना दिए हैं कि कुछ लोगों से आप बात करेंगे, जो कुछ श्रेष्ठ है साहब वो तो साइकिल और चकमक में ही है, ना नंदन में, ना पराग में, ना था, ना किसी और पत्रिका में, ना बाल वाटिका में। अरे भाई, एक फटी सी पत्रिका में भी, छोटी पत्रिकाओं के जमाने का मैं आदमी हूँ, वहां पर भी एक बहुत श्रेष्ठ कविता हो सकती है, उसको ही पढ़ लीजिए। जानकारी के अभाव में आप फतवेबाजी मत कीजिए। मुझे अच्छा लगा कथा विशेषांक में कि महेंद्र पांडे कह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ा तो आप टिप्पणी भी नहीं करेंगे। आप एक तो आपको पता ही नहीं, फिर टिप्पणी भी करना जरूरी है, फिर ये भी बताना जरूरी है कौन अच्छे साहित्यकार है कौन नहीं है। आपको 5 साहित्यकार 6 साहित्यकार आगे नाम ही नहीं पता होते, ना आपने पढ़ा होता है। बड़ों के साहित्य में भी है, अगर पढ़ा ही नहीं होता है, बगैर पढ़े कह रहे होते हैं या सुन करके कह रहे होते हैं। तो इसलिए जो है बाल साहित्य, मैंने जब मुझे बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी में मिला, उस समय एक बात कही कि आप अन्याय करते हैं, बड़ों का साहित्य हो या बाल साहित्य हो। ये तो गोरकी ने भी कहा और निरंकार देव सेवक ने भी कहा, रचना प्रक्रिया के स्तर पर चाहे वो बाल साहित्य हो या बड़ों का साहित्य, सृजन है। सृजन का बड़ा महत्व। ये क्या मजाक है साहब कि बड़ों के साहित्य आप 1 लाख रुपए देंगे और बाल साहित्य के पुरस्कार के लिए आप 50,000 देंगे। नोबेल पुरस्कार बाल साहित्य पे क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इसलिए नहीं मिल सकता, ना हम बच्चों को महत्व देते हैं, ना बाल साहित्य को महत्व देते हैं, ना बाल साहित्यकार को वो महत्व देना चाहते हैं। हम जो है धक्काबाजी तो कर देंगे, बाल साहित्यकार। मैं 87 में जब गया था जर्मनी, तो मुझे एक बाल साहित्यकार से मिलवाया गया था, और मैं इस मानसिकता से गया था जो कि भारत में सबकी है, मेरी भी वही थी। वो कहता रहा कि मैं बाल साहित्य ही लिखता हूँ, और मैं जोर देता रहा कि आप बाल साहित्य के अलावा और लिखते क्या है। मैं भी वाला था कि बाल साहित्य भी लिखता हूँ। जैसे आप कहें कि जो है ना, अरे भाई दिनकर जी ने बहुत नहीं लिखा, मानते हैं। महादेव वर्मा ने बाल साहित्य पे उसे जो शुरू में लिखा वो चीज उपलब्ध है, और लोग भी हैं। चित्रा मुदगल की कहानियां कम हैं, शायद इधर लिखना चाहें। ये तो है, मात्रा की दृष्टि से किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। विनोद कुमार शुक्ल के पास ले लेके कम कुछ ही चीजें हैं, और वो भी उस पर भी कभी बहस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि विनोद कुमार शुक्ल सफल बाल साहित्यकार नहीं बन पाए। चाहे उसकी हरी घास के उसको पढ़ लीजिए आप, बड़ों को तो अच्छा लगेगा, बच्चे को सिर से निकल जाएगा। इसीलिए दोनों कृतियों पर उनको लिखना पड़ा है। मैं सामान्यतः कहता हूँ बाल साहित्य सबके लिए होता है, लेकिन उनको लिखना पड़ा है कि बच्चों के लिए भी है, किशोरों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे अंश और विवरण आ जाएंगे जिसके जो बच्चों के सिर से उड़ जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो हैं, लेकिन मैं फिर भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। मुकेश जी उत्कृष्ट बाल साहित्य की पहचान करने वाले, जिनको पहचान करनी चाहिए वो नहीं है, बहुत कम है। लिखने वाले बहुत हैं और उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध है। और ये होड़ क्यों है कि हर बड़ा साहित्यकार जो है जरूर लिखे। ठीक है, बंगला में ये प्रथा है, जो बाल साहित्य में ही अच्छी तरह से लिख रहे हैं, रच बस के लिख रहे हैं, उनको भी आप बड़ा साहित्यकार क्यों नहीं मान रहे? क्या जरूरी है कि आप अपेक्षा करें कि बड़े साहित्यकार ही जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं वो 2 कौड़ी का बाल साहित्य लिख दे तो आप उसको मानते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ों के साहित्य में अच्छी पकड़ ले ली है। कुछ बराबर का भी लिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस प्रश्न को हमने इस संदर्भ में उठाया। जी,
इस प्रश्न को हमने दूसरे संदर्भ में देखने की कोशिश की थी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा साहित्यकार लिखे ही, लेकिन अगर न लिखने के पीछे कहीं ये बात है कि बाल साहित्य कमतर होता है, तो वहाँ प्रश्न उठता है। ये महत्वपूर्ण बात है ये मुकेश जी, ये जी। महत्वपूर्ण बात है। ये कमतर वाली मैंने बताया ना आपको, उदाहरण दिया 87 का, जब मैं जर्मनी गया था पहली बार, ये भी और ही का। किसी से पूछो कि आप अच्छा बाल साहित्य लिखते हैं, ठीक है, और क्या लिखते हैं, जैसे वो कई और संदर्भों में बात होती है, जी, यही जी। बात निकालनी है। संस्थाओं को भी मैं बता तो रहा हूं आपको, मेरा झगड़ा हुआ, मैंने कहा कि साहित्य अकेडमी ये भेदभाव क्यों करेगी सृजन के, किसी और विधा में कर ले, लेकिन सृजन है, चाहे वो बाल साहित्य हो या चाहे वो बड़ों के लिए प्रौढ़ के लिए, इतना ही अंतर है कि बल्कि बाल साहित्य के पाठक ज्यादा हैं बड़ों के साहित्य से। माफ कीजिए, बच्चों का बिल्कुल। साहित्य बच्चे भी पढ़ते हैं और बड़े भी पढ़ते हैं। बड़ों का साहित्य तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि उनकी उतनी तैयारी नहीं होती है। तो ऐसे साहित्य को जो इतना महत्वपूर्ण है, उसको जो है ना, आप बात करके देख लीजिए। सत्यजीत रे के बारे में आप बात कर लेंगे और जी। लोगों के बारे में बात कर लेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में, लेकिन हिंदी के बाल साहित्य की आप बात करेंगे, और जैसे जो समारोह भी होते हैं, मैं जाता हूँ वहां पर ये भावना, आपकी बात को मैं बिल्कुल 100% मान रहा हूँ। जो बाल साहित्य संबंधी सत्रों से जुड़े हुए होते हैं, वो लगता है कि जैसे वो दोयम दर्जे के लोग हैं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन में मैंने देखा। मैं जी। भारत सरकार की संस्था में हूँ इस वक्त, और मैंने वहाँ मंत्री से कहा कि इसमें भी किसी मंत्री को जोड़ दीजिए। वहाँ उस सेशन में लोग ही नहीं आते, क्योंकि वो लोग जो जाते हैं बड़ों के सेशन में भी, वो वीआईपी को देख के ज्यादातर जाते हैं। तो वहाँ बिल्कुल। बाल साहित्य में कोई आने वाला नहीं था। तो हमने एक सवाल ये है कि बाल साहित्य के प्रति, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे जानकारी के अभाव में और एक जो मानसिकता बनी है उसके कारण से उसे कमतर समझते हैं। और जी। सबसे बड़ा दोष ये है कि जो मैं कहूँगा कि आप कृपया करके बाल साहित्य को छोड़ दीजिए, अगर आपको बगैर जानकारी के उस पर बात करनी है तो। क्या 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 जरूरी आप बात करें, आप जिस फील्ड के हैं, कथा साहित्य बात कर लीजिए, आप कविता के बिल्कुल। हैं तो कविता की बात कर लीजिए, बाल जी। साहित्य पे कहिए मैं जी, बाल साहित्य दिव्य जी, पे बात। समय कम है। मैं अब पल्लव जी की टिप्पणी लेना चाहूँगा। पल्लव जी, दिव्य जी ने जो कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया तो आएगी ही। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या पूरे साहित्य जगत में बाल साहित्य को लेकर जो गलत धारणाएं बनी हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्यों तभी वो बाल साहित्य को भी महत्व मिलेगा। अगर आप उसे महत्वहीन मानते रहेंगे, तो महत्वपूर्ण लिखा जाता रहेगा, लेकिन आप उसे महत्व नहीं देंगे। जी, पल्लव जी। लेकिन मैं आप एक सेंटेंस पल्लव जी। जी। पल्लव से क्षमा मांगते हुए एक सेंटेंस कह दूं कि अब ये धारणाएं टूट रही हैं और बाल साहित्य अपनी राह बना रहा है। जी, पल्लव जी। देखिए, सबसे जो समझने की बात है वो ये है कि बाल साहित्य का मामला इसीलिए थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, बाल साहित्य की किताबों का मामला भी इसीलिए गड़बड़ हो जाता है कि वहाँ जो बायर है, वो वह नहीं है जो पाठक है ना? मतलब माँ-बाप खरीदते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे आलोचना नहीं कर सकते, बच्चे ये फतवा जारी नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है? निर्णय नहीं कर सकते, उनके पास बच्चे उस स्थिति में नहीं है। तो बहरहाल ये दुविधा तो बनी रहेगी। इसका इसका क्या समाधान किया जाए, कैसे हो, ये मैं नहीं जानता इसका क्या समाधान हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ये ठीक बात है कि बाल साहित्य की दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है, बहुत अच्छी किताबें लगातार आ रही हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो बाल साहित्य को नियमित रूप से देखता है, पढ़ता है, खरीदता है, और जिन पत्रिकाओं का ज़िक्र मैंने किया, साइकिल का, प्लूटो का, मैं उनके अंक मेरे पास हैं, मैं आपके दर्शक श्रोता उनको देख सकते हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि मैं क्यों इनका ज़िक्र करता हूँ बार-बार। कोई पराग वर्सेज चकमक या प्लूटो नहीं है, ना नंदन वर्सेज चकमक या प्लूटो है। लेकिन एक बात जो समझने की है, वो समझने की ये है कि जिसको वैज्ञानिक दृष्टि, और ये कह सकते हैं कि बच्चे को एक समर्थ या छोटा, समर्थ नहीं कहना चाहिए, बच्चे को एक ज़िम्मेदार नन्हा नागरिक मानकर
पाठक के रूप में उसके साथ बर्ताव करने की जो तमीज इन पत्रिकाओं ने दिखाई है, वैसा पुराने बाल साहित्य में किंचित अभाव था। इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा हमको। इसी वजह से इस ऐसी भी कुछ वजह रही। उसके अलावा जो आलोचना का या बाल साहित्य पर चर्चा न हो पाने का, मैं तो ये कहता हूँ आपसे मुकेश जी कि हम बाल साहित्य की बात कर रहे हैं, हिंदी पट्टी में किताब ही कितने लोग खरीदते हैं, घरों में किताब लाकर रखने का चलन ही कितने लोगों के यहाँ है। अपवाद छोड़ दीजिए, हम लोग जो आप चाहे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मैं अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ, बाकी के लोग भी इसी तरीके से किसी न किसी किताब उनके लिए रोजगार का भी एक वाहक है या रोजगार का भी माध्यम है। सामान्य जनता की अगर हम बात करें तो हिंदी पट्टी में हमको बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और मैं आखिर में बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि इन दोनों पत्रिकाओं को इसीलिए मैं बार बार चकमक का भी, प्लूटो का भी, साइकिल का भी इसीलिए जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि इन्होंने कुछ बैरियर्स तोड़े हैं और इन्होंने उस धारणा को पल्लव जी आपसे काफी हद तक सहमत हूँ। मैं भी नंदन पराग पढ़कर बड़ा हुआ, लेकिन चकमक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा फर्क है, कुछ बहुत बड़ा फर्क है उसके कंटेंट में, उसकी सामग्री में। और फिर मैं अपने घर पर तो मंगवाता ही था, और जितने भी बच्चे मेरे संपर्क में थे मैं कोशिश करता था कि उनको भी उसकी सदस्यता दिलवा दूं। तो ये एक लाइन उसने खड़ी की है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी साहित्य में बाल साहित्य को लेकर जो धारणाएं बनी हैं वो टूटनी चाहिए, उसे महत्व मिलना चाहिए, उन रचनाकारों को महत्व मिलना चाहिए जो इस कर्म में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो किसी भी रूप में कमतर लेखन नहीं है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। आगे के बाद अब निर्मल वर्मा पर भी अंग्रेजी में जीवनी प्रकाशित हुई है। हियर एंड हियर आफ्टर, निर्मल वर्माज लाइफ इन लिटरेचर के नाम से प्रकाशित ये जीवनी उन्हीं के साहित्य पर आधारित है। अंग्रेजी के पत्रकार विनीत गिल द्वारा लिखी गई ये जीवनी निर्मल वर्मा के जीवन पर अलग तरह से रोशनी डालती है। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में इसी जीवनी पर बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में मैं आज निर्मल वर्मा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल उनके बारे में नहीं, हालांकि उनकी पुण्यतिथि आज से 2-2.5 हफ्ते बाद है। उनकी मृत्यु को 17 वर्ष हो जाएंगे इसी महीने। लेकिन मैं उनके बारे में इतनी बात नहीं करना चाहता जितना उनकी पहली जीवनी के बारे में। ये विचित्र और सुखद दोनों किस्म का संयोग है कि हिंदी के 2 बड़े लेखकों की जीवनियां इधर अंग्रेजी में आई है। अभी कुछ सप्ताह पहले हमने उस पर बात भी की थी। अज्ञे की जीवनी आई है जो अक्षय मुकुल ने द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञे नाम से लिखी है, जो लगभग 800 पृष्ठों का एक ग्रंथ है। और अब ये दूसरी जीवनी आई है, पेंगुइन से ही प्रकाशित है, विनीत गिल ने लिखी है, निर्मल वर्मा की जीवनी हियर एंड हियर आफ्टर, निर्मल वर्मा's लाइफ इन लिटरेचर। तो ये भी संयोग है कि दोनों अंग्रेजी में हैं। हिंदी की आधुनिकता के 2 बड़े निर्णायक लेखक अज्ञे और निर्मल वर्मा। और निर्मल वर्मा की तो ये पहली जीवनी है। अज्ञे की एक जीवनी पहले भी हिंदी में आई थी। इस जीवनी की विशेषता ये है कि इसने तथाकथित जीवन को, निर्मल वर्मा के जीवन को साहित्य के बाहर जो तथ्य हैं उनसे संकलित नहीं किया। जैसा कि
इस पुस्तक के उपशीर्षक में ही कहा गया है, निर्मल वर्मा's लाइफ इन लिटरेचर, यानी साहित्य में, निर्मल के साहित्य में जो उनका जीवन और जिस तरह का जीवन प्रकट होता है, उसके माध्यम से मुख्यतः ये जीवनी लिखी गई है। आप जानते ही हैं कि निर्मल वर्मा हिंदी के बड़े कहानीकार, बड़े उपन्यासकार, बड़े निबंधकार, बड़े आलोचक, बड़े वृत्तांतकार, बड़े बुद्धिजीवी रहे और उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसको विनीत गिल, जो स्वयं अंग्रेजी के पत्रकार हैं और जो पहल निर्मल वर्मा की ओर आकर्षित हुए, उनके एक निबंध संग्रह शब्द और स्मृति को पढ़कर, तो एक अर्थ में ये एक अनूठी जिंदगी है। बहुत कम जीवनियां ऐसी होती हैं जो एक लेखक के जीवन को उसके लेखन से ही अर्जित करती हैं और उसका बखान करती हैं। ये बात भी ध्यान देने की है कि विनीत गिल हिंदी की दुनिया से दूर के व्यक्ति हैं और इसलिए वो हिंदी में जो तरह तरह के पूर्वाग्रह सक्रिय रहते हैं लेखकों के बीच और लेखकों के बारे में, उनसे वो मुक्त हैं। तो एक तरह से उन्होंने, जिसको कहते हैं, बहुत ही निष्पक्ष भाव से, लेकिन एक अपने एक प्रिय लेखक के बारे में ये जीवनी लिखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि निर्मल लेखक होने के पहले पाठक थे और निर्मल के लिए पाठक होने का बहुत महत्व था। स्वयं विनीत गिल के लिए भी निर्मल वर्मा का पाठक होने का बहुत महत्व है और ये पुस्तक एक तरह से निर्मल वर्मा की विभिन्न कृतियों का पाठ करती चलती है और उससे जो जीवन उभरता है उसको व्यक्त करती है, विन्यस्त करती है। दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही है कि निर्मल शहर के लेखक थे, खासकर 3 शहरों के, शिमला के, प्राग के और दिल्ली के। और ये जो शहर हैं, इन्होंने निर्मल की मानसिकता को, उनकी सृजनात्मकता को, उनकी वैचारिकता को गहरे प्रभावित किया है। निर्मल, जैसा कि हम सब उनके पाठक जानते ही हैं, निर्मल में कुछ भी कच्चा अधपका नहीं है। वो एक अकाल परिपक्व लेखक हैं, यानी उनके यहाँ सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा, सीधा, जिसकी नोक पलक उन्होंने सुधार रखी है, वही हमारे सामने आता है। एक दिलचस्प स्थापना विनीत गिल की ये भी है कि जो कविता और गद्य के बीच विभाजक रेखा थी, वो निर्मल ने मिटा दी, यानी उनके लेखन ने मिटा दी। और ऐसा वो कर पाए इसीलिए कि वो दिल्ली शहर में रहते थे और दिल्ली उनके लिए एक शहर है जो उनकी संभावनाएं भी खोलता है, पर उनको कैद भी करता है, वो उनको उत्तेजित भी करता है और उनको अभिभूत भी करता है, पर वो उनको सांसत में भी डालता है, इत्यादि। निर्मल फिर इस जीवनी से जो प्रकट होता है कि वो साहित्य और कलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के पक्षधर थे और उनके अनुसार कला या साहित्य
दुनिया पर टिप्पणी नहीं है, पर वो स्वयं एक आत्म संयमित दुनिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहरी दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं है, जो कि इस जीवनी से और प्रकट होता है कि स्वयं निर्मल वर्मा ने ये कहा था कि उनका सारा लेखन मिलकर उनकी आत्मकथा ही है। फिर निर्मल के उत्तर काल में कुछ ऐसा भ्रम फैला कि वो हिंदुत्व के समर्थक हो गए। हालांकि किसी तरह के धर्म के प्रति उनकी आसक्ति कभी नहीं रही। उसके अनुष्ठान परक और रीति रिवाज और ये जो चोचले हैं उनसे हमेशा वो अलग ही रहे आए। तो विनीत गिल ने ये बात दोहराई है और गहराई से उसको विश्लेषित किया है कि उनका लेखन किसी तरह की पक्षधर हिंदू विचारधारा से मुक्त है और उनको अपनी सभ्यता के वैभव के बारे में भी कोई गलत फहमी या भ्रम नहीं है। ये दिलचस्प है कि जीवनी शुरू होती है निर्मल वर्मा की मृत्यु के बखान से, उनके आखिरी दिनों के बखान से, और अंत होती है इस बात से कि जो व्यक्ति एक जमाने में ये लांछन सहता था कि वो भारतीय लेखक नहीं बल्कि यूरोपीय लेखक है, वो अपने अंतिम दिनों में जिद करके ये साबित करने पे लगा था कि वो एक भारतीय लेखक है। तो ये एक बहुत दिलचस्प पाठ है निर्मल के जीवन का। हम में से कई लोग, मुझे सौभाग्य था उनको जानने का, और मैं जिन लोगों से जीवन और साहित्य और कलाओं को समझने के लिए मुझे प्रशिक्षित करने की भूमिका निभाई है, उनमें निर्मल भी एक थे, तो मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। लेकिन ये जीवनी निर्मल को एक बिल्कुल नई रोशनी में एक युवा पत्रकार द्वारा एक लेखक की संवेदना के साथ देखती समझती है, और मैं समझता हूँ कि ये हिंदी में निर्मल की स्थिति का एक नया संभवतः समय शुरू कर सकती है। दाजू और कोसी का खटवार जैसी यादगार कहानी देने वाले शेखर जोशी के निधन के साथ ही कहानियों को नई शक्ल देने वाले कथाकारों की अंतिम कड़ी भी नहीं रही। शेखर जोशी प्रतिबद्ध प्रगतिशील लेखक थे। उनकी कहानियों में श्रमिकों का संघर्ष, वर्ग चेतना और मानवीय सरोकार स्वाभाविक रूप से आते थे। पेश है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रियदर्शन की ओर से शेखर जोशी को एक भावहीनी श्रद्धांजलि। नब्बे वर्ष की उम्र में मृत्यु को शोक का विषय नहीं होना चाहिए। शेखर जोशी वैसे भी एक भरा पूरा जीवन जीकर गए हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके न रहने के बाद पूरे हिंदी संसार में जो एक व्यापक उदासी, जो एक गहरी हूक दिखाई पड़ रही है, उसका वास्ता सिर्फ उनके देहावसान से नहीं है, बल्कि एक पूरी परंपरा की आखिरी कड़ियां टूट जाने से है। शेखर जोशी हिंदी के बड़े कथाकारों में रहे,
बिल्कुल प्रथम पांक्ते हम कह सकते हैं उन्हें, और उनकी कई कहानियाँ हिंदी के पाठकों के लिए बिल्कुल ज़ुबान पर हैं। वो हिंदी की यादगार कहानियों में हैं। दाज्यू, नौरंगी बीमार है, कोसी का घटवार, ये सारी वो कहानियाँ हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन कहानियों में ऐसा खास क्या था जो शेखर जोशी को इतना विशिष्ट बनाता था? सबसे बड़ी बात थी कि इन कहानियों में कहानी का नकलीपन नहीं के बराबर था। वो बड़ी सहजता से एक बात कहते थे, एक जीवन बुनते थे, उसमें छोटे छोटे दुखों को, छोटे छोटे संकटों को पिरोते थे, और उनके बीच एक लोक रंग, एक लोक स्मृति चली आती थी, और कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी कहानी आती थी जो एक विराट सांस्कृतिक फलक पे हमें एक अनुभव दे जाती थी। कोसी का घटवार एक ऐसी कहानी है। ऐसी उनकी ढेर सारी कहानियाँ हैं। खास बात यह है कि पहाड़ के रहे, जीवन भर उनकी कहानियों में पहाड़ जैसे सांस लेता रहा। लेकिन एक अन्य स्तर पे वो इलाहाबाद के बड़े लेखकों भी माने जाते गए। एक दौर था जब इलाहाबाद हिंदी का कुंभ था, और उसमें वहाँ हिंदी के तमाम बड़े लेखक होते थे। जो नई कहानी का आंदोलन है एक तरह से इलाहाबाद की गोद में पला, और वहाँ तरह तरह की त्रयियाँ बनाई जाती रहीं। मतलब कई बड़े लेखक एक साथ हुए जो उन्होंने एक पूरी परंपरा बनाई, जिनमें ज्ञान रंजन हैं, जिनमें अमरकांत हैं, जिनमें मार्कंडेय हैं, जिनमें शेखर जोशी हैं, जिनमें दूधनाथ सिंह हैं, जिनमें रविंद्र कालिया हैं। ये सब लोग एक भरी पूरी परंपरा का विस्तार करते थे। उनके समय हिंदी कहानी वाकई नई हो गई थी, और ये नयापन जो है वो उसके शिल्प या कहन में नहीं था, वो एक पूरे ढंग से कहानी को एक नई शक्ल दे देने में था। तो एक बात तो शेखर जोशी के बारे में ये है कि वो पहाड़ के हुए, पहाड़ से उखड़े, इलाहाबाद आए, बिल्कुल आखिरी दौर में इलाहाबाद से भी उखड़ गए, और वहाँ से वो दिल्ली, लखनऊ, पुणे आदि को अपना ठिकाना बनाते रहे। दिल्ली जब वो आए तब उनसे मेरे निजी परिचय की शुरुआत हुई। यहाँ उनके पुत्र संजय जोशी रहते हैं, जो सिनेमा में और सिनेमा के आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं। शेखर जोशी जब यहाँ आए तब मैंने उनकी वो विशिष्टता पाई जो उनके कथा लेखन की भी थी, सहजता और सरलता। हिंदी में मैंने कम लोगों को इतना विनम्र पाया है, इतनी बड़ी ऊंचाई पर जहाँ वो थे और जिस माहौल में थे। इलाहाबाद खुर्राट लेखकों का शहर है, वहाँ होते हुए भी वो बिल्कुल जैसे उससे निर्लिप्त थे। ऐसा नहीं कि कोई भोले प्राणी वो रहे होंगे, उनको सारे छल छद्म आते भी रहे होंगे, उन्होंने लगातार देखे होंगे वो सब, लेकिन इनमें फंसना उनको कभी गवारा नहीं हुआ। वो जैसे इनसे आगे बढ़कर, इनसे विमुख होकर, इनसे ऊपर उठकर एक बड़े लेखक हो जाते थे। एक दूसरी बात यहाँ से पैदा होती है, आधुनिक समय में जो जड़ों से कटाव की पीड़ा है, मतलब पहाड़ का आदमी पहाड़ का नहीं रह गया है, इलाहाबाद का आदमी इलाहाबाद में का नहीं रह गया है, दिल्ली का आदमी तो लगातार बाहरी माना ही जाता है। तो ये जो कटाव है, ये जो विस्थापन है, ये जो जड़ों से कटने का दुख है, वो शेखर जोशी के भीतर नहीं रहा होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपने ढंग से इस दुख को उन्होंने बहुत सकारात्मक, रचनात्मक ढंग से व्यंजित किया। वो कहीं जड़ों से उखड़ी कथाओं के, जो आधुनिकता की एक बड़ी प्रवृत्ति है, लेखक नहीं थे। वो जड़ें उनके साथ जैसे चलती रहीं, उनकी कहानियों उनके किरदारों के साथ चलती रहीं। हाल के वर्षों में जो कविताएं उन्होंने लिखी, उन कविताओं में भी ये समझ में आता रहा कि हिंदी की पूरी परंपरा बोलती है, हिंदी की एक आवाज़ है जो उसमें नज़र आती है। उनके जाने का शौक इसलिए भी बड़ा है कि इन सारी चीज़ों के अलावा एक अदम्य प्रगतिशील दृष्टि उनके भीतर हमेशा सक्रिय रही। निजी अनुभवों में भी जो लोग उनको जानते हैं और उनके व्यापक रचना संसार में भी जिन्होंने उनको पढ़ा है, वो पाते हैं कि लगभग
अचूक और अवैध ढंग से वो जनपक्षधर हैं। मैंने उनके कविता संग्रह पार्वती के पे एक विस्तृत समीक्षा लिखी। उसमें वो कुछ कविताएं छूट गईं जिनको वो चाहते थे शामिल होती, क्योंकि उनका एक जनपक्षधर चरित्र है। और जब उन्होंने पाया कि कविताएं शामिल नहीं हैं, ख़ासतौर पे रात्रिपाली से जुड़ी कुछ कविताएं थी, नाइट शिफ्ट शायद नाम था उनका, उन्होंने मुझे टोका कि इन्हें क्यों छोड़ दिया। तो एक स्तर पे वो बहुत कोमल थे, व्यक्ति के स्तर पे, लोगों से मिलने के स्तर पे, संवाद के स्तर पे, लेकिन अपने रचनाओं में बहुत सख्त थे। वो कहानी को उसकी पूरी कसौटी पर कसते थे, प्रगतिशील मूल्यों को लगातार बनाए रखते थे। तो एक बड़ा लेखक हमारे बीच से गुजरा है। अंत में मैं उनकी कविता का, एक छोटी सी कविता का पाठ करना चाहूँगा, जिसमें पता चलता है कि कैसे वो पहाड़ के व्यक्ति हैं। बल्कि कहते कहते याद आ गया कि एक और कविता है जो उनकी भाषा का अंदाज़ा देती है। तो एक कविता छोटी सी है। भूरी मिटमैली चादर ओढ़े बूढ़े पुरखों से चार पहाड़, भूरी मटमैली चादर ओढ़े बूढ़े पुरखों से चार पहाड़, मिलजुल कर बैठे ऊँघते ऊँघते ऊँघते, घाटी के ओठों से कुहरा उठता, मन मारे थके हारे बेचारे दिन दिन भर चिलम फूंकते फूंकते फूंकते। आप इसको पढ़ें तो थोड़ा सा ख्याल आपको शायद वीरेन डंगवाल का चला है। कई बार उनको पढ़ते हुए शमशेर और मुक्तिबोध तक याद आते हैं। ताल में देखी तेरी छाया मैं त्रिशाकुल, किंतु जल को छू न पाया। और वह अंतिम कविता जो महाप्राण निराला का स्मरण करते हुए जैसे उन्होंने लिखी, और आज मुझे उनके मृत्यु के बाद ये लगातार याद आती रही। शेष हुआ वह शंखनाद अब, पूजा बीती इंदिवर की कथा रही। ये राम की शक्ति पूजा का संदर्भ है। शेष हुआ वह शक्तिनाद अब, शेष हुआ वह शंखनाद अब, पूजा बीती इंदिवर की कथा रही। तुम तो अर्पित हुए स्वयं ही ओ महाप्राण, इस काल रात्रि की गहन तमिश्रा, इस काल रात्रि की गहन तमिश्रा, किंतु न रीति किंतु न रीति। ये छोटी सी कविता। शंखनाद वाकई शेष हो चुका है, लेकिन शेखर जोशी की स्मृति हिंदी के संसार में गूंजती रहेगी। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanaBana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।